नमस्ते। आम चुनाव 2024 का पूरा परिणाम आ चुका है और परिणाम यह है कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है। उस एक अकेले की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उसकी पार्टी केवल 240 पर सिमट गई। इसलिए उस नेता को अपनी नैतिक हार स्वीकार करनी चाहिए। जिस नेता ने सदन में खड़े होकर खुद से खुद का सीना ठोकते हुए कहा गया था कि एक अकेला वो सब पर भारी है, यानी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में केवल 240 सीटें मिले थी। आपको याद होगा कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, इन दोनों चुनावों में बीजेपी खुद अपने बल पर भी बहुमत तक पहुंच गई और इस बार उसी बीजेपी के उसी सबसे बड़े नेता ने आत्मविश्वास से कई गुना आगे बढ़ के दंभ अहंकार में बोला था कि वो अकेला सब पर भारी है। उसकी सीटें 300 350 के ऊपर जाएंगी और उसका पूरा कुनबा अब की बार 400 पार होगा। लेकिन जमहूरियत, लोकतंत्र जिसमें जनता मालिक होती है, आपके पास पैसा हो सकता है, तंत्र हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम जो जनता दिखाएगी उस पर यकीन करना पड़ेगा। और वो अंतिम परिणाम यह है कि बीजेपी केवल 240 सीटों पर सिमट गई है और बीजेपी के जितने सहयोगी दल हैं उन सब को मिलाकर आंकड़ा बेशक पूरा हो गया है बहुमत के पास और वह आंकड़ा लगभग 292 सीटों तक, 290-92 सीटों तक पहुंच गया है। इसलिए अगर इस बात की बात करें कि सरकार कौन बनाने जा रहा है, तो फिलहाल उस एक अकेले सब पर भारी नेता के सरकार बनाने की स्थिति में बराबरी का सहयोग दो नेताओं का लेना पड़ रहा है और एक का नाम है नीतीश कुमार और दूसरे नेता का नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो दोनों वैसे तो एनडीए के ही सहयोगी दल हैं। लेकिन जिन दोनों नेताओं को, जिसमें से एक नीतीश कुमार है, वो तो चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन छोड़ करके चले गए थे एनडीए में, बिहार में समर्थन वापस ले लिया और केंद्र में इंडिया गठबंधन का समर्थन छोड़ करके चले गए। तो जनता ने जो मैंडेट दिया वो अब की बार 400 पार को मैंडेट नहीं दिया और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि विपक्ष की तरफ से संकेत इस बात के मिलने लगे कि विपक्ष ने कहा कि किसी भी सूरत में हम गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करें। दोनों धड़ों की बैठकें हुई, लगभग 242-43 कुल सीटें हो रही थी इंडिया गठबंधन की और उसके बाद 290-92 के आसपास सीटें बन रही थी एनडीए गठबंधन की। और अगर 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू, 12 सीटों वाले नीतीश कुमार, दोनों 28 सीटें लेकर जो पहले भी कांग्रेस समर्थित सरकार में शामिल रहे हैं, जो पहले भी उधर से इधर आ चुके हैं, वो लोग अगर इंडिया गठबंधन के साथ आए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी को प्रधानमंत्री, किसी को उप प्रधानमंत्री, किसी को बहुत बड़े मंत्रालय मिल जाते। इसी पृष्ठभूमि पर कवायद शुरू की गई, दोनों तरफ बैठकों का सिलसिला हुआ। एक तस्वीर आई जिसमें बिहार से एक फ्लाइट जब उड़ने को हुई तो उसमें चचा और भतीजा दोनों साथ थे। वही चचा भतीजा जिन्होंने खुद बिहार से शुरुआत की थी कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, उनमें चचा एकजुट करने के बाद नाराज हो गए और गठबंधन छोड़ गए। भतीजा अकेले उस गठबंधन में शामिल रहा और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा।
फ्लाइट उड़ती है तो आगे पीछे बैठे रहते हैं और जब फ्लाइट हवा में होती है तो दोनों आसपास की सीट पर बैठते हैं। खबर ये भी आती है कि खड़गे साहब की तरफ से फोन गया है, बातचीत की कोशिश की जा रही है। खबर ये भी आती है कि सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो जो मांगे उन्हें वो दे दिया जाए, बस वो सरकार में हमारे शामिल हो जाए और हम सरकार बनाए। खबरें आती गईं, शाम ढलती गई, शाम को 2 बैठकें हुईं। एक नेता जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो नेता दिन में जिस भी इवेंट में गया, उसने अपने कपड़े बदले, लेकिन उस नेता के पूरे दिन 3 बड़े इवेंट में शामिल हुए और तीनों में वही कपड़ा रहा। उस नेता के चेहरे पर विजय के दिन की भाव-भंगिमाएँ भी उदास रहीं। वो नेता ये बात जान गया था कि वो जंग जिसे वो अकेले दंभ के भरोसे लड़कर जीतना चाह रहा था, वो नहीं जीत पाया। उसे गठबंधन की सरकार तो चलाने का कोई अनुभव नहीं है। जब वह नेता गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब भी उस नेता ने पूर्ण बहुमत पर शासन किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से चल करके दिल्ली पहुंचे, तो पिछले 10 साल उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है और उसमें भी खुद अपनी पार्टी बहुमत तक पहुंचा दी थी और अपने मन मुताबिक किसी को कुछ भी न समझना। बड़े-बड़े मंत्रियों का नाम लोग नहीं जानते थे। बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के बारे में किसी को नहीं पता था। बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार हो रहा था और एक ऐसी सरकार चल रही थी जो अपनी मर्जी की खुद मालिक थी। ऐसे वक्त में जब यह परिस्थितियां बन गई हैं कि उन परिस्थितियों के बीच उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी, तो बराबरी में कुर्सी लगी, मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक तरफ उन पार्टी के उन बड़े नेताओं को रखा गया जो जैसे एक नेता विजय जुलूस के दिन पैर पर पैर रख के बैठा। ये वही नेता हैं बीजेपी के जो बड़े कद के थे, लेकिन जब एक माला पहनाई गई तो उस माले में जगह नहीं पाई थी राजनाथ सिंह। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की दूसरी तरफ तमिलनाडु के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को बिठाया गया और उन दोनों को बराबरी की दिशा में बिठाकर यह देखा गया कि वो दोनों की एनडीए में ही शामिल रहे। दस्तखत हुई। दस्तखत होने के बाद एक पत्र जारी हुआ और निर्णय हुआ कि हाँ, एनडीए ब्लॉक सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और जल्दी जल्दी शपथ ग्रहण की तरफ उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया। आपको याद है 2014 का चुनाव परिणाम? आपको याद है 2019 का चुनाव परिणाम? परिणाम किस तारीख को आया? बैठकों का दौर कब शुरू हुआ? मंत्रिमंडल कब बंटने शुरू हुए और कैसे कैसे वहां पर बंटवारा होते होते कई एक हफ्ते 10 दिन लगातार मंथन हुआ और आराम से सरकार बनाई गई पूरे लाव लश्कर शान शौकत के साथ। मगर इस बार 4 जून को परिणाम आने शुरू हुए। शाम जैसे जैसे ढलती गई, गठबंधन के साथियों को याद करना शुरू कर दिया गया और उसके बाद एक दिन के भीतर गठबंधन की बैठक बुलाई गई। एक अकेला जो सब पर भारी था, वो गठबंधन के तमाम लोगों के सामने, अब ये भाषा ठीक नहीं लगेगी कि मुजरा नहीं कर रहे, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। भले ही वो अपनी भाषा मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे से होते हुए मुजरा तक आ गए हों, लेकिन इस लोकतंत्र ने, इस संविधान ने हमें ये तालीम नहीं दी कि हम उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि वो अपने गठबंधन के नेताओं के सामने मुजरा करने को मजबूर हो गए। इसलिए हम यह बात कतई न बोलेंगे कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने मुजरा करने को मजबूर हुए, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन तस्वीर ये बयां कर रही थी कि वो एक नेता जो लार्जर देन पार्टी बन गया था, वो एक नेता जो लार्जर देन अलायंस बन गया था, वो नेता
बराबरी में खड़े होकर अपने गठबंधन के लोगों को खामोशी से बराबरी में दस्तखत करवाने के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब सपने देख रहे हैं। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बैठक होती है, उसमें सारे बड़े नेता शामिल होते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद एक पत्र जारी होता है। उस बैठक के सबसे वरिष्ठ नेता और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया को संबोधित करते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए वो ये बयान देते हैं कि हमने तय किए हैं कुछ उसूल, कुछ सिद्धांत। सबसे पहले हम इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क की जमहूरियत की रक्षा करने के लिए, इस मुल्क के आईन को बचा लेने के लिए, इस मुल्क की अमन, तरक्की और मोहब्बत के उसूल को बचा लेने के लिए बधाई देते हैं और हम इस बात को लेकर के उन्हें ये कहते हैं कि वो कैसे हम सबको एक यकीन और हिम्मत दे गई। हम उस आवाम की दी हुई हिम्मत पर एकजुट होकर के इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन उस चिट्ठी में, जो चिट्ठी जारी होती है, वो चिट्ठी जब जारी होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी वह लाइन पढ़ते हैं जो लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, वो लाइन सबसे जरूरी है, वो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। और इसमें एक संदेश छिपा हुआ है। इस फैसले की बात में एक उम्मीद छिपी हुई है। इस फैसले की रोशनी में एक बात छिपी हुई है कि कैसे वह अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है। एक बात याद रखिएगा, वो बात यह है कि अब जो सरकार बनती भी अगर है तो वह सरकार बैसाखी पर होगी, गठबंधन की। वो सरकार ये नहीं होगी कि जिससे स्पष्ट बहुमत अकेली एक पार्टी को हो। इसलिए उस सरकार के सामने शर्तें रखेंगे वे लोग जिनके बिना उस सरकार का कोई वजूद नहीं बचेगा। और वो लोग होंगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत सिन्हा जैसे और भी कई लोग होंगे। वो जानते हैं कि उनकी ताकत से सरकार चल रही है, इसलिए वो अपनी मर्जी का मंत्रालय भी मांगेंगे। वो अपनी मर्जी से अपने मंत्रालय में सचिव भी रख सकेंगे, चपरासी भी नियुक्त कर पाएंगे। और वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक शर्त भी रख सकते हैं। मसलन इनमें दो नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनकी मुसलमानों को लेकर सोच वही नहीं है जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की है। और यह सब कुछ सरकार पर डिपेंड करेगा। मगर आज की तारीख में इस देश के हर नागरिक के सामने एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि जिस नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक यह ऑफर दे सकता था कि आप इधर आइए, एक बार और पलट जाइए और प्रधानमंत्री बन जाइए, जिस चंद्रबाबू नायडू को इंडिया ब्लॉक ये उम्मीद दिला सकता था कि हमारी तरफ आइए और उप प्रधानमंत्री बन जाइए, और ये दोनों वो नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों चाहे चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों यूपीए यानी कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल रह चुके हैं, साथ में गठबंधन रह चुके हैं। और खासकर नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार तो वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के विरोध में इंडिया गठबंधन की बुनियाद रची थी। उसके नींव के पत्थर में पहली ईंट रखने वाले शिल्पकार का नाम नीतीश कुमार है, इसलिए उन्हें कोई अड़चन नहीं हो सकती थी। चंद्रबाबू नायडू 2019 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत कड़े लफ्जों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो यूपीए में शामिल रह करके कांग्रेस के साथ सरकार चला चुके हैं, और इस बार इन दोनों नेताओं को बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता था, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। क्या वजह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ जाना
स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अरे भाई वो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, वो गठबंधन में शामिल हैं, तो वो गठबंधन को कैसे तोड़ देते? तो नीतीश कुमार तो गठबंधन बनाने वाले शिल्पकार रहे, और जब सरकार बनी भी नहीं थी तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के फाउंडर हैं। जब वो फाउंडेशन में अपनी नींव में लगी हुई ईंट को लेकर जा सकते हैं, तो चुनाव बाद तो वो कुछ भी कर सकते थे। नीतीश कुमार पलटने के लिए माहिर नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार एक बार और पलट जाते तो उनकी छवि पर कोई आंच ना आती। नीतीश कुमार एक बार और पलट गए होते तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे किसी बड़े ओहदे को सुशोभित करते। मगर क्या मजबूरी है या वो कौन सी राजनीति है जिसने नीतीश कुमार को एनडीए में ही रोक लिया? क्योंकि एनडीए में वे न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, न उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि वो गृह मंत्री भी बन जाए। बहुत हुआ तो नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय के साथ कोई और मंत्रालय मिलने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही। जो चंद्रबाबू नायडू इधर आते तो कुछ बड़ा पा गए होते, वो चंद्रबाबू नायडू किस मजबूरी में नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं, इस बात को लेकर के कवायद तेज हो गई है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इन नेताओं को अपने खेमे में लाने से रोक दिया। तो नीतीश कुमार को लेकर के एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 3 बड़े नेता जिन्होंने नीतीश कुमार को अपने प्रभाव में ले लिया है, बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन टूटना हो या एनडीए के साथ जाना हो, उसमें उन 3 नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये वे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार पर ठीक ठाक अपना प्रभाव बनाए रखा है। नेताओं ने कहा कि मिजाज हमारा संघ और भाजपा से मिलता है और उनको अपना भविष्य वहां सुरक्षित दिखता है। उसके पीछे जाने कौन सी फाइल होगी, उसके पीछे जाने कौन सी जांच होगी, उसके पीछे जाने कौन सा स्वार्थ होगा कि उन सब के प्रभाव में समाजवादी पृष्ठभूमि का एक बड़ा नेता संविधान बचाने वाली लड़ाई के समय समाजवादी खेमे का साथ छोड़ करके सांप्रदायिक राजनीति का पर्याय बन चुकी एक पार्टी और हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को मार देने वाली पार्टी, जमहूरियत के सामने खतरा बन चुकी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा लगा होगा नीतीश कुमार को जब वो चुनावी भाषण में मुजरे वाला बयान सुन रहे होंगे? कैसा लगा होगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, उस चंद्रबाबू नायडू को जिन्होंने अभी अपने विधानसभा चुनाव में हज यात्रियों को कुछ अतिरिक्त मदद देने का वायदा किया हुआ है। मुसलमानों को लेकर उनकी राय वो कतई नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को अतिरिक्त आरक्षण देने की प्लान करेंगे। वो चंद्रबाबू नायडू उस नेता के बगल में बैठे हुए जो नेता पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। कैसा लगा होगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इन बयानों को सुनते हुए कि वो मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे? कैसा लगा होगा उन्हें इन बयानों को सुनते हुए कि वो आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को दे देंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं, और आज जब इम्तिहान का वक्त था तो वो कौन से राजनीतिक हित थे, क्योंकि राजनीति में उसूलों का कोई सिद्धांत और जगह नहीं बची है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को वहां पहुंचा दिया है जहां उसूल और सिद्धांत अब नेताओं के पास बहुत कम बचे हुए हैं, और ऐसे नेता भी बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिए हैं जिस कागज को लेकर के एनडीए ब्लॉक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा चुका है। जी हां, भारतीय राजनीति की यही हकीकत है। कल्पना करिए कि 10 से 15 सीटें और होती
कल्पना करिए कि 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी समाजवादी पार्टी को 4 सीटें हरा न दी गई होती, जिनमें मेरठ, फूलपुर, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ जैसे सीटें हैं। और उस बदली हुई परिस्थितियों में आगे हम एक और वीडियो करेंगे केवल समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के ऊपर, और आपको वो किस्से बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिकता की आग के सामने एक मोहब्बत का समाजवादी पानी फेंक करके उस आग को बुझा दिया है, अंधकार में जाने से पूरे देश को बचा लिया है, संविधान बदलने के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है, बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया है, समाजवाद और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हाथ में लेकर, और एनडीए पर पीडीए भारी पड़ गए। इसका विश्लेषण आगे करेंगे, मगर थोड़ी सी कसर रह गई और उस कसर के चलते इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रहा है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अभी कई रात गुजरेंगे और जल्दी से 4 जून को परिणाम आया और 8 जून तक तारीख आ रही है कि जल्दी जल्दी शपथ ले ली जाए। और ये वो लोग कर रहे हैं जो अपने आत्मविश्वास को अहंकार से होते हुए तानाशाही तक पहुंचा गए कि जब उनके मन में जो आएगा तब करेंगे, आराम से करेंगे, फैसला वो लेंगे जिसे सबको मानना होगा। आज वो इतनी हड़बड़ी में है कि जल्दी से सरकार बना लें, जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाएं और जो जो मांग रहा है उसको वो दे दें। वक्त बदल गया है, राजनीति बदल गई है, और अब वो अहंकार को, जिस अहंकार ने देश की जमहूरियत के सामने संकट पैदा कर दिया था, देश की जनता ने उस अहंकार को सबक सिखाया है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष सामने खड़ा है। हालांकि अभी वक्त काफी बचा है और राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, कुछ भी आखिर नहीं होता, उम्मीदें हर वक्त जिंदा होती हैं, और वह भी तब जब एनडीए की सरकार 2 बड़े दलों पर चल रही हो। अगर बन गई तो भी हर वक्त कुछ भी होने की गुंजाइश बची रहेगी। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, ये है जनता की खूबसूरती, ये है संविधान की खूबसूरती। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।